नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ आपके सामने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 124 और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। हमारा टॉपिक है मैक्सवेल इक्वेशन इन डिफरेंट मीडियम। ठीक है, हम किस मीडियम की बात करें? जैसे तो हम पहले बात करें किसके बारे में, मैक्सवेल इक्वेशन इन जनरल जो अभी तक हमने पढ़ी है। फिर हम बात करें किसके लिए, मैक्सवेल इक्वेशन इन वैक्यूम। फिर हम बात करेंगे मैक्सवेल इक्वेशन इन मैटर, ये हमने डिस्कस कर लिया है। लेकिन इसमें दो केस आएंगे, एक आएगा क्या आइसोट्रोपिक, एक आएगा क्या एनआइसोट्रोपिक। और यहाँ पर हम लीनियर मटेरियल जो होगा उसके लिए मैक्सवेल इक्वेशन किस तरीके से मॉडिफाई होंगी उसे हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो लास्ट में हमारे पास वो क्या है, मैक्सवेल इक्वेशन इन कंडक्टर, वो भी क्या करेंगे आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो रोज की तरह कॉपी पेन निकालो और हेड डालो क्या, मैक्सवेल इक्वेशन इन डिफरेंट मीडियम, और पहले लिखो क्या, मैक्सवेल इक्वेशन इन जनरल। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक होने वाला है, कोई बहुत बड़ा लेक्चर नहीं होने वाला है तो, लेकिन बहुत क्या है इंपॉर्टेंट है। क्यों है इंपॉर्टेंट? क्योंकि जो आने वाले लेक्चर हैं उसमें हम क्या पढ़ेंगे, प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पढ़ेंगे। तो हम अलग अलग मीडियम में प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन देखेंगे। तो हमें क्या पता होना चाहिए कि अलग अलग मीडियम में जो मैक्सवेल इक्वेशन होती है वो क्या होती है, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो वही आज हम क्या करने को जा रहे हैं। तो सबसे पहले हेडिंग क्या है हमारे पास, मैक्सवेल इक्वेशन इन जनरल। अब जिसको ये पता नहीं है कि मैक्सवेल इक्वेशन इन जनरल क्या होती है, मैं तो कह रहा हूं यार पहले तुम पीछे के लेक्चर देख लो तब जाके इधर आओ। ठीक है, क्योंकि हमने मैक्सवेल इक्वेशन कम से कम 4 बार लिख चुके हैं, मतलब 4 लेक्चर में 4 बार लिख चुके हैं। उससे तो बहुत बार लिख चुके हैं, वैसे कम से कम 8-9 बार लिख चुके होंगे मैक्सवेल इक्वेशन सारी की सारी। ठीक है, तो अगर इतनी बार लिख चुके हैं और आपको अभी भी याद नहीं है तो ये क्या है, थोड़ा बहुत शर्म की बात तो है। ओके, तो देखो मैक्सवेल इक्वेशन इन जनरल क्या होती है, 4 मैक्सवेल इक्वेशन है। जो पहली इक्वेशन होती है वो क्या होती है, डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू कितना होता है, रो डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। जहां पर रो क्या होता है हमारे पास, चार्ज डेंसिटी होता है। और दूसरी इक्वेशन क्या होती है हमारे पास कि डाइवर्जेंस ऑफ बी इज इक्वल टू 0 होता है। और जब भी आप मैक्सवेल इक्वेशन लिखने को जा रहे हैं तो मन में उनकी जो फिजिकल मीनिंग होती है या फिर वो मैक्सवेल इक्वेशन किस लॉ के बारे में बताती है, वो लॉ भी अपने दिमाग में ऐसे ही क्या रिकॉल उसको करते रहना। जैसे हमने पहली इक्वेशन लिखी, ये क्या है मेरे पास, गॉस लॉ है, और गॉस लॉ से हम कूलॉम लॉ तक जा सकते हैं। ओके, तो इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या हो जाएगा, कूलॉम्स लॉ हो जाएगा या फिर गॉस लॉ हो जाएगा। ये क्या है मेरे पास, मोनोपोल डजंट एग्जिस्ट। जब तीसरा लॉ लिखता हूं तो तीसरा लॉ क्या है मेरे पास, तीसरी इक्वेशन क्या है, कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू कितना होता है, माइनस का डेल बी डिवाइडेड बाई डेल टी के बराबर होता है। और ये क्या है, फैराडे लॉ है। ठीक है, यानी बोल सकते हैं चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमैटिक, या फिर बोलते हैं क्या इंड्यूस करता है, वो ईएमएफ इंड्यूस करता है, या बोलते हैं। और थर्ड जो इक्वेशन है, फोर्थ जो इक्वेशन है, दैट इज कर्ल ऑफ बी इज इक्वल टू कितना होता है, म्यू नॉट इंटू जे प्लस का कितना आता है, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना आता है यहाँ पर, डेल ई डिवाइडेड बाई डेल टी आता है, एंड इट इज एम्पियर लॉ। और जो पूरा है ये क्या है मेरे पास, मॉडिफाइड एम्पियर लॉ, एंड दिस मॉडिफिकेशन इज डन बाय मैक्सवेल। ओके, तो दीज आर द मैक्सवेल इक्वेशन इन जनरल। अब बात करते हैं किसकी, मैक्सवेल इक्वेशन इन वैक्यूम। तो यहां पर जो सेकंड आ जाएगा वो क्या आ जाएगा हमारे पास, मैक्सवेल इक्वेशन इन वैक्यूम। अब वैक्यूम का मतलब ही क्या हुआ, नथिंग। वैक्यूम बोलो यहाँ पे, इसको कभी कभी इसको फ्री स्पेस भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं हम, फ्री स्पेस। अगर मैं जब भी फ्री स्पेस की बात करूंगा तो फ्री स्पेस में ना तो मेरे पास करंट होगी और ना ही वहां पर चार्ज होगा। यानी इन फ्री स्पेस, जो इन फ्री स्पेस ऐसे लिख के चलो, इन फ्री स्पेस जो मेरे पास करंट होगी, या बोलते हैं चार्ज डेंसिटी होगी, चार्ज डेंसिटी विल बी 0। इफ करंट इज 0, इफ देयर इज नो चार्ज देन देयर विल बी नो करंट, तो इट मीन द करंट डेंसिटी J इज आल्सो 0। जो J होगा और जो रो होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नाउ द मैक्सवेल इक्वेशन, जो पहली इक्वेशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी बताओ, दैट इज डाइवर्जेंस ऑफ E इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और जो सेकंड इक्वेशन हो जाएगी अगेन वो कितनी हो जाएगी, डाइवर्जेंस ऑफ बी। इसमें तो कोई चेंज नहीं होने वाला, बिकॉज ये हर मीडियम में क्या रहती है, यही रहती है। डाइवर्जेंस ऑफ बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और थर्ड क्या हो जाएगा हमारे पास, दैट इज कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का डेल वी डिवाइडेड बाई डेल टी आ जाएगा। यानी इसमें भी कोई चेंज नहीं आने वाला है। और जो चौथी इक्वेशन हो जाएगी मेरे पास, दैट इज कर्ल ऑफ बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे। ये तो 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म बचेगा सिर्फ और सिर्फ, तो कितना आ जाएगा ये, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना आ जाएगा ये, डेल ई डिवाइडेड बाई डेल टी आ गया। कितना आ गया, डेल ई डिवाइडेड बाई डेल टी। ओके, तो ये क्या निकल गया हमारे पास, मैक्सवेल इक्वेशन इन फ्री स्पेस, या बोल सकते हैं मैक्सवेल इक्वेशन इन वैक्यूम। ओके, नाउ आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, मैक्सवेल इक्वेशन इन मैटर। जब भी हम मैक्सवेल इक्वेशन मैटर की बात करते हैं, जो इससे पिछला लेक्चर है उसकी याद आती है, क्योंकि वहां पर हमने स्पेशली मैक्सवेल इक्वेशन इन मैटर क्या कर रखा है, डिस्कस कर रखा है। तो हिंट डालो क्या, मैक्सवेल इक्वेशन। थर्ड क्या हो जाएगा हमारे पास, मैक्सवेल इक्वेशन
मैक्सवेल इक्वेशन इन मैटर। अगर मैं मैटर में मैक्सवेल इक्वेशन की बात करूंगा देन इट विल बी लाइक, क्या होता है, डाइवर्जेंस ऑफ डी। डाइवर्जेंस ऑफ डी कितना होता है मेरे पास, रो फ्री के बराबर होता है, जहां पर रो फ्री क्या है, फ्री चार्ज डेंसिटी है, और इसको कौन कंट्रोल करेगा, हम कंट्रोल करेंगे। हम चाहे तो हम फ्री चार्ज डेंसिटी दे सकते हैं, हम चाहे तो हम नहीं दे सकते हैं। ये हमारी इच्छा होगी कि यहां पर हम रो की जगह 0 पुट करें या फिर कुछ वैल्यू पुट करें, क्योंकि इसको कौन कंट्रोल करता है, हम कंट्रोल करते हैं, बिकॉज इट इज फ्री चार्ज डेंसिटी। और जहां पर डी है, ये क्या मेरे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, या बोलते हैं इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। एंड ये हमने कहां पढ़ा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था। ओके नाउ अब देखो यहां पर दूसरी जो ये पहली क्वेश्चन होगी, और दूसरी क्वेश्चन क्या हो जाएगा बताओ, नो चेंज, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, दैट इज डाइवर्जेंस ऑफ बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरा, 0 आ जाएगा। सिंपल सी बात है, डाइवर्जेंस ऑफ बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मैं तीसरे की बात करूं तो थर्ड जो इक्वेशन हो जाएगी, दैट इज कर्ल ऑफ ई इक्वल टू कितना होता है, दैट इज माइनस का डेल बी बाई डेल टी, इसमें भी कोई चेंज नहीं आने वाला, डेल बी बाई डेल टी हो जाएगा। और जो फोर्थ इक्वेशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी मेरे पास यहाँ पर, कर्ल ऑफ बी इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू कितना आ जाएगा यहाँ पर, एफ, ये आ जाएगा, सॉरी म्यू नॉट नहीं आएगा, गलत हो गया, क्या आएगा, एच के टर्म में आता है ना, कितना आ जाएगा, कर्ल ऑफ एच इज इक्वल टू कितना आएगा बताओ, दैट इज कर्ल ऑफ एच इज इक्वल टू जे फ्री, यानी फ्री चार्ज डेंसिटी, सॉरी हाँ फ्री करंट डेंसिटी, जे फ्री प्लस कितना आ जाएगा यहाँ पर, डेल डी डिवाइडेड बाई डेल टी। अगेन यहाँ पर डी इक्वल टू क्या है मेरे पास, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। ओके एक चीज हम यहाँ पर लिख लें, जो डी है वो क्या है मेरे पास, जो डी है दैट इज इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। और जो रो फ्री यहाँ पर जो नया टर्म आया दैट इज फ्री चार्ज डेंसिटी, ये क्या है मेरे पास, फ्री चार्ज डेंसिटी, फ्री चार्ज डेंसिटी है। और जो जे फ्री है दैट इज फ्री करंट डेंसिटी, ये क्या है मेरे पास, फ्री करंट डेंसिटी है, दिस इज फ्री करंट डेंसिटी। ये बात समझ में आई आपको। ओके अब जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि यहाँ पर रो फ्री होगा या जे फ्री होगा, ये कौन डिसाइड करता है, हम डिसाइड करते हैं। कि अगर मैं ये बोलूं इफ इसी में ऐसे केस फर्स्ट बोल दो, क्या बोल दो, केस फर्स्ट बोलो कि इफ वी डिसाइड कि रो फ्री इज इक्वल टू 0 एंड जे फ्री इज इक्वल टू 0। अब इसका डिसीजन कौन लेगा, हम लेंगे कि भैया इसमें रो फ्री 0 है और इसमें जे फ्री भी कितना है, 0 है। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखो नाउ इक्वेशन 1 बिकम, इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, डाइवर्जेंस ऑफ डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी मेरे पास, दैट इज डाइवर्जेंस ऑफ बी, ये तो वही रही, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जो मेरे पास कौन सी इक्वेशन थी, थर्ड इक्वेशन हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी मेरे पास, कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू माइनस का डेल बी बाई डेल टी, कितना हो जाएगा, माइनस का डेल बी डिवाइडेड बाई डेल टी हो जाएगा। और जो चौथी इक्वेशन हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी मेरे पास, कर्ल ऑफ एच इज इक्वल टू, पहला टर्म तो 0 हो जाएगा, ये वाला बचा कौन सा वाला, ये वाला, दैट इज डेल डी डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, ये डेल टी हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। तो अगर ये केस होगा कि रो फ्री इक्वल टू 0 एंड जे फ्री इक्वल टू 0, तो मैक्सवेल इक्वेशन क्या हो जाएगी, इस तरीके से मॉडिफाई हो जाएंगे। देखो आपको सिर्फ याद कौन सी वाली करनी है, एक वाली याद करनी है, थोड़ा बहुत आप इसको याद कर सकते हो, लेकिन अगर याद नहीं भी है तो इससे हम इसको यहां तक पहुंच सकते हैं। तो याद सिर्फ ये वाली होनी चाहिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वैक्यूम का मतलब क्या होता है, मैटर का मतलब क्या होता है, या फिर अगर हम इसकी बात करें, क्योंकि हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब ये कब दिया होगा, अगर कोई क्वेश्चन आया कि ये इस टाइप का मीडियम है, तो वहां पर आपको ये चीजें दी होंगी कि आपको रो फ्री 0 लेना है या फिर नहीं लेना है, जे फ्री आपको 0 लेना है या फिर नहीं लेना है। तो आपको उसकी टेंशन लेनी ही नहीं है कि जे फ्री हम क्या लें, आपको मीडियम दिया होगा। ओके ये बात समझ में आई आपको ना। अब यहीं पर एक और मीडियम आता है, दैट इज आइसोट्रोपिक एंड एनआइसोट्रोपिक मीडियम। दो टाइप के मीडियम होते हैं, या फिर उससे पहले हम किसकी बात कर लें, लीनियर मीडियम की बात कर लें। किसकी बात कर लेते हैं, लीनियर आइसोट्रोपिक मीडियम की बात कर लेते हैं। कैसा मीडियम, लीनियर आइसोट्रोपिक मीडियम। क्या होता है लीनियर आइसोट्रोपिक मीडियम, तो इसी में केस सेकंड लिखो, क्या हो जाएगा, केस सेकंड। केस सेकंड में देखो लीनियर आइसोट्रोपिक मीडियम, लीनियर आइसोट्रोपिक मीडियम। अब देखो यहां पर एक वर्ड आया, एक आया लीनियर और एक आया आइसोट्रोपिक। आपने ये दोनों वर्ड क्या कर रखे हैं, सुन रखे हैं। लीनियर का मतलब क्या होता है पहले वो समझो कि लीनियर मीडियम का मतलब क्या हुआ। लीनियर मीडियम
लीनियर मीडियम का मतलब देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटोस्टैटिक में हमने दोनों चीज पढ़ी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन लीनियर मीडियम एंड और मैग्नेटिक फील्ड इन लीनियर मटेरियल। देखो अगर मैं किसकी बात करूं, इलेक्ट्रोस्टेट की बात करूं, इन इलेक्ट्रोस्टेट अगर मैं किसी लीनियर मटेरियल की बात करता हूं, देन इन लीनियर मटेरियल द पोलराइजेशन P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। होता है नहीं होता है? आंसर है हाँ जी होता है। अगर मैं बात करूं किसकी, इन मैग्नेटोस्टेट, इन मैग्नेटोस्टेट हमने ये पढ़ा हुआ है कि मैग्नेटाइजेशन या बोलते हैं मैग्नेटिक पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H। ऐसा होता है नहीं होता है? आंसर है हाँ जी ऐसा होता है। यहां पर जैसे हम क्या करते हैं, प्रोपोर्शनल से हटाते हैं तो P इक्वल टू कितना आता है, यहां पर ये आता है हमारे पास XE इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू E आता है। और यहां पर जैसे हम प्रोपोर्शनल से हटाते हैं तो यहां पर कितना आता है मेरे पास, M इज इक्वल टू XM इंटू कितना आता है, H आता है। यहां पर जो XM है ये क्या है मेरे पास, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है, और यहां पर जो XE है इसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं। बोलते नहीं बोलते? हाँ जी बोलते हैं। ओके नाउ अब यहां पर एक चीज देखो, एक चीज हमने पढ़ी थी कि D इक्वल टू कितना होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर D इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू E, एप्सिलॉन नॉट इंटू E प्लस का P होता है। यहाँ हियर P इज पोलराइजेशन, P क्या है मेरा, पोलराइजेशन है। अब P की जगह ये वैल्यू पुट करोगे तो यहां से मेरे पास जो D इक्वल टू आ जाएगा, दिस इज म्यू नॉट इंटू E एंड फिर प्लस कितना आ जाए, म्यू नॉट इंटू E, फिर प्लस कितना आ गया ये XE इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना आ जाएगा, P आ जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास जो D इक्वल टू निकल गया, देखो एप्सिलॉन नॉट दोनों ओर से कॉमन है और ये E है, ये चीज क्या है यहाँ पर E है, और E भी दोनों ओर से क्या है, कॉमन है, तो 1 प्लस XE और इंटू कितना आ गया, ये E आ गया। दिस इज एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 प्लस XE। इसको क्या बोला था हमने, इसको बोला था हमने क्या, एप्सिलॉन, एंड एप्सिलॉन इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम। किसकी बात कर रहे हैं हम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। जो एप्सिलॉन है ये क्या है मेरे पास, परमिटिविटी ऑफ मीडियम है। ओके तो दिस इज एप्सिलॉन, एप्सिलॉन इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 प्लस XE। यानी ये क्या है, इसकी इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी है। यानी इस मीडियम की, जिस मीडियम की हम बात कर रहे हैं, लीनियर मीडियम की बात कर रहे हैं, तो ये जो एप्सिलॉन है ये क्या है मेरे पास, इस मीडियम की एक इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, अगर मैं यहां बात करूं सिमिलरली तो यहां मेरे पास क्या हो जाएगा, देखो यहां हमने क्या डिफाइन किया था, एक चीज H डिफाइन की थी। तो H इक्वल टू कितना था मेरे पास, H था मेरे पास यहां पर B डिवाइडेड बाई म्यू नॉट माइनस का M। कुछ याद आ रहा है आपको, H का फॉर्मूला ये था हमारे पास, M की जगह ये पुट कर दो तो यहां से मेरे पास जो H इक्वल टू आ जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू B डिवाइडेड बाई म्यू नॉट और माइनस का कितना आ जाएगा, ये XM कितना आ जाएगा, XM इंटू कितना आ जाएगा, H आ जाएगा। H एक साथ आ गए तो ये कितना बचा, देखो यहाँ से फिर 1 प्लस का XM इंटू H इज इक्वल टू कितना आ गया, B डिवाइडेड बाई म्यू नॉट आ गया। तो यहाँ से मेरे पास B इक्वल टू आ गया कितना, म्यू नॉट इंटू 1 प्लस, दिख रहा है नहीं दिख रहा आपको, 1 प्लस XM और इंटू कितना आ गया, ये H आ गया। ठीक है, तो ये तो पूरी चीज़ है यहाँ पर। दिस इज मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, इसे हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी बोलते हैं, एंड रिप्रेजेंटेड बाय सिंपल म्यू। तो B इक्वल टू कितना आ गया, म्यू इंटू कितना आ गया, यहाँ पर H आ गया, और जो म्यू है वो म्यू है मेरे पास कितना, म्यू नॉट इंटू 1 प्लस XM है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी बोलते हैं, और इसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी बोलते हैं। ठीक है, जो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है वो क्या है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है किसी भी एक मटेरियल की या किसी भी एक मीडियम की, और जो एप्सिलॉन है या बोल सकते हैं परमिटिविटी है, ये क्या होती है, किसी एक मीडियम की इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी होती है। होती नहीं होती? अब देखो जो इस टाइप की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, फिर जो इस टाइप की कंडीशन को फॉलो करता है कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M एंड M इज P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E एंड M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, लीनियर मीडियम बोल देते हैं। नाउ अब आइसोट्रोपिक मीडियम का मतलब क्या हुआ, आइसोट्रोपिक मीडियम वो मीडियम होता है जिसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी हर डायरेक्शन में सेम होती है। ठीक है, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, जो इलेक्ट्रोडायनेमिक जो प्रॉपर्टी होती है या बोलते हैं जो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी होती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कंबाइनली क्या हो जाएंगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या फिर इलेक्ट्रोडायनेमिक जो प्रॉपर्टी होती है वो हर डायरेक्शन में क्या होती है, सेम होती है। यानी अगर मैं पोजीशन चेंज करूं, माना मैं इस पोजीशन से इस पोजीशन में गया, तो जो इलेक्ट्रोडायनेमिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए वो चेंज नहीं होनी चाहिए ना। इलेक्ट्रोडायनेमिक प्रॉपर्टी से मेरा किससे मतलब हुआ, इससे तो मतलब हुआ एप्सिलॉन और म्यू से, यानी परमिएबिलिटी और परमिटिविटी से। ठीक, अगर मेरे पास यहाँ पर दोनों है, अगर मेरे पास ये दो चीजें हैं अभी इस बोर्ड में मेरे पास क्या परमिटिविटी है और एक परमिएबिलिटी है, तो ये दोनों क्या है, इलेक्ट्रोडायनेमिक प्रॉपर्टी है किसी भी एक मीडियम की। और अगर ये पोजीशन को चेंज करने में या बोलते हैं हर डायरेक्शन में इनकी वैल्यू सेम है, इसका मतलब ये जो मीडियम है ये कैसा मीडियम है,
आइसोट्रोपिक मीडियम है। कैसा मीडियम है? आइसोट्रोपिक मीडियम। तो आइसोट्रोपिक मीडियम यहां पे हिंट डालो क्या? आइसोट्रोपिक मीडियम। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा? आइसोट्रोपिक मीडियम क्या हो जाएगी इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? इफ इलेक्ट्रोडायनेमिक प्रॉपर्टीज आर सेम इन ऑल डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रोडायनेमिक प्रॉपर्टी है वो सेम है, तो उस टाइप के मीडियम को हम क्या बोल देते हैं? आइसोट्रोपिक मीडियम बोल देते हैं। थोड़ा सा अगर मैं संक्षिप्त शब्दों में इसको बोलूंगा, मैं ये बोलूंगा कि अगर किसी मीडियम के लिए एप्सिलॉन और म्यू चेंज नहीं हो रहे हैं, पोजीशन को चेंज करने में, या हर डायरेक्शन में उनकी वैल्यू सेम है, तो वो मीडियम क्या है? आइसोट्रोपिक मीडियम है। अब यहां पर एक वर्ड और आता है, दैट वर्ड इज अनआइसोट्रोपिक मीडियम। क्या होता है? वर्ड क्या होता है? अनआइसोट्रोपिक मीडियम। तो मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं, मैं थोड़ा सा मिटा के ये लिख देना डेफिनेशन, ठीक है? नहीं लिखा तो स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया स्क्रीनशॉट। अगर ले लिया तो यहां पर क्या लिखो? इस तरीके से अनआइसोट्रोपिक मीडियम लिख दो। तो अनआइसोट्रोपिक मीडियम में क्या हो जाएगा कि इफ इलेक्ट्रोडायनेमिक प्रॉपर्टी आर नॉट सेम, सिंपल है, कितना चेंज आ जाएगा? नॉट आ जाएगा। यानी जो म्यू और एप्सिलॉन है वो पोजीशन को चेंज करने में क्या हो रहे हैं? चेंज हो रहे हैं, आगे पीछे जाने में क्या हो रहे हैं? चेंज हो रहे हैं। तब उस टाइप को मीडियम को हम क्या बोल देंगे? अनआइसोट्रोपिक मीडियम बोल देंगे। ठीक है, बात समझ में आई? ओके, अगर इतनी बात समझ में आ गई, अब क्या कर रहे हैं? इस मीडियम के लिए, इस लीनियर आइसोट्रोपिक मीडियम के लिए जो मैक्सवेल इक्वेशन होंगी वो किस तरीके से मॉडिफाई होंगी उसे लिख लें एक बार। तो ये मेरे पास चीज थी यहां पर, तो इसे क्या कर दो? मॉडिफाई कर दो। तो नाउ मैक्सवेल इक्वेशन बिकम मैक्सवेल इक्वेशन बिकम्स, क्या बन जाएंगे मैक्सवेल इक्वेशन? बताओ। देखो, अब ये आपकी चॉइस है कि आप इनको ले रहे हो या फिर इनको ले रहे हो। ज्यादा सरल ये लिख रही है क्योंकि इसमें दो चीजें जीरो होगी, ये जीरो हो गया और ये टर्म जीरो हो गया, एक टर्म क्या रिड्यूस हो गया। तो ये क्या होती है? आसान होती है। इनको सॉल्व करना क्या रहता है? आसान रहता है। अगर मैं इनके साथ कैलकुलेशन करूंगा थोड़ा सा क्या रहेगा? कठिन रहेगा। ओके, और जो रो फ्री और जे फ्री है ये तो क्या है? हमारी चॉइस है, हम दें या न दें, ये किस पर डिपेंड करेगा? हम पर डिपेंड करेगा। हम नहीं दे रहे, हमने उसको फ्री चार्ज दिया नहीं, हमने उसको जो फ्री करंट है, करंट डेंसिटी है वो दी नहीं, तो हम किसको ले रहे हैं? इसको ले रहे हैं। यानी केस जो मेरे पास फर्स्ट है उससे क्या करेंगे? हम मॉडिफाई करेंगे। ओके, इससे भी कर सकते हैं, चलो इससे कर ले, एक बार इससे कर लो, फिर इसको देख लेंगे। ठीक है, यानी उसको जो आप कितना पुट कर दोगे? सिंपल सा रो फ्री की जगह जीरो पुट कर दोगे, इतना ही तो होगा ना। या फिर इसको करो, चलो इसको कर रहे हैं। तो यहाँ पर डी की जो कितना पुट करो? ये पुट करो, और एच की जो कितना, बी की जो कितना पुट करो? म्यू नॉट इंटू एच पुट कर दो। तो कितना आ जाएगा? देखो यहाँ पर मेरे पास क्या हो जाएगा? इसको देखो, तो पहली क्वेश्चन क्या बन जाएगी? पहले कितनी थी? डेल डॉट डी थी, तो डी की जो कितना आ गया मेरे पास? एप्सिलॉन इनटू ई आ गया, एंड दिस विल बी इक्वल टू जीरो। अगर ये जीरो है तो इसका मतलब कितना हो जाएगा? ये डाइवर्जेंस ऑफ, देखो अब आइसोट्रोपिक मीडियम है तो यानी हर डायरेक्शन में सेम है, तो ये कांस्टेंट होगा, ये डाइवर्जेंस से बाहर आएगा, तो कितना बच जाएगा? ये जीरो। अगर ये एनआइसोट्रोपिक होगा तो ये यहाँ पर ऐसे रहेगा। ठीक है, बात ऐसे समझने, मैं इसके अलग से नहीं लिखाऊंगा एनआइसोट्रोपिक के लिए, वो आपका अंडरस्टैंड है, डेफिनेशन से अंडरस्टूड है कि अगर ये क्या पोजीशन के साथ चेंज हो रहा है एप्सिलॉन, तो इसको यहाँ से बाहर नहीं ले सकते आप, ये इसी के अंदर रहेगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू दिस इज फॉर उसके लिए, किसके लिए? आइसोट्रोपिक के लिए। सेकंड तो वही रहेगा भैया, इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला, दैट इज डाइवर्जेंस ऑफ बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। और लिख भी सकते हो आप, क्योंकि b इक्वल टू कितना है मेरे पास? म्यू नॉट इंटू एच के बराबर है, तो इसको ये भी लिख सकते हो कि डाइवर्जेंस ऑफ h इज इक्वल टू जीरो, ऐसा हो सकता है। ठीक है, क्योंकि b इक्वल टू कितना है? म्यू नॉट इंटू एच है। और थर्ड क्या हो जाएगा मेरे पास? थर्ड है मेरे पास कितना? कर्ल ऑफ e है, तो कर्ल ऑफ e इज इक्वल टू कितना है? माइनस का डेल बी डिवाइडेड बाई डेल टी है। तो अब b की जगह आप पुट कर लो वो म्यू नॉट इंटू एच, थोड़ा मॉडिफाई हो जाएगा फिर ये, तो कितना आ जाएगा? ये कर्ल ऑफ h इज इक्वल टू माइनस का म्यू तो बाहर आ गया और अंदर कितना बच गया? ये डेल एच डिवाइडेड बाई डेल टी बच गया, डेल एच डिवाइड में कितना आ गया? डेल टी आ गया। ओके, और फोर्थ क्या हो जाएगा मेरे पास? फोर्थ इक्वेशन क्या है? कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू डेल डी डिवाइडेड बाई डेल टी है, तो डी की जगह अगेन कितना पुट करो?
एप्सिलॉन इंटू ई पुट करो तो डेल बाई डेल टी और इंटू कितना आ गया ये एप्सिलॉन इंटू कितना आ गया ई आ गया एंड दिस इज इक्वल टू कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाहर आ गया और अंदर कितना बच गया मेरे पास डेल ई डिवाइडेड बाई डेल टी बच गया। तो दिस इज माई 4 मैक्सवेल इक्वेशन इन केस ऑफ लीनियर आइसोट्रोपिक मीडियम। ये बात समझ में आ गई आपको? ओके। अब एनाइसोट्रोपिक होगा तो सिर्फ इतना चेंज होगा कि जो मेरे पास म्यू और एप्सिलॉन है वो क्या हो रहे होंगे, पोजीशन के साथ चेंज हो रहे होंगे, यानी हर डायरेक्शन में उनकी वैल्यू सेम नहीं होगी। ठीक है, बस इतना सा क्या आएगा, चेंज आएगा। और अधिकतर हमारे से कौन सा पूछा जाता है, आइसोट्रोपिक वाला पूछा जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पर एनाइसोट्रोपिक में लेकर चलूंगा तो केस क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको एग्जाम देना तो इतना कॉम्प्लिकेटेड तो वो नहीं करते हैं ना। अब बात करते हैं किसकी, थर्ड कौन सा था हमारा, लास्ट कौन सा था, इन कंडक्टर। तो अगला लिखो कहां कि मैक्सवेल इक्वेशन इन कंडक्टर, तो कौन सा हो जाएगा, फोर्थ क्या आ जाएगा, मैक्सवेल इक्वेशन इन कंडक्टर। नाउ कंडक्टर में क्या होता है, अगर मैं कंडक्टर की बात करूं तो कंडक्टर क्या है, एक मटेरियल है, लेकिन उसमें कंडक्टर में जो फ्री चार्ज और फ्री करंट होगी वो जीरो नहीं होगी, उसको हम जीरो नहीं कर सकते, हम चाह के भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो खुद क्या है, उसमें खुद पहले से क्या है, चार्ज है। यानी कंडक्टर में चार्ज होता नहीं होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं तो होते हैं। तो इसके लिए अगर मैं कंडक्टर की बात करूं तो यहाँ पे मेरे पास जो रो फ्री होगा दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो और जो जे फ्री होगा दैट इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू जीरो। अगर जीरो नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, जो जे फ्री होगा वो किसके बराबर होगा, तो जे फ्री इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास, सिग्मा इंटू ई के बराबर होता है फ्रॉम ओम्स लॉ। ओम्स लॉ पढ़ा है आपने कि जे फ्री इक्वल टू कितना होता है, सिग्मा इंटू ई होता है। नाउ इनमें से किसी भी इक्वेशन का कर दो, मॉडिफाई कर दो, तो यहां से कितना हो जाएगा। अगेन ये बोलो कि जो कंडक्टर है ये कैसा मीडियम है, लीनियर मीडियम है, ऐसा मान के चलो। कैसा मीडियम है ये, लीनियर मीडियम है, यानी इन दो प्रॉपर्टी को क्या कर रहा होगा, फॉलो कर रहा होगा। क्यों लिया मैंने लीनियर मीडियम, कोई और मीडियम क्यों नहीं ले लिया, बिकॉज दिस इज सिंपलेस्ट केस। जो लीनियर मीडियम होता है वो क्या होता है, सिंपलेस्ट केस होता है। और हमने पढ़ा भी कहाँ है, जो सारा फॉर्मुलेशन हमने मैग्नेटोस्टेट और इलेक्ट्रोस्टेट में किया है वो लीनियर मीडियम के लिए किया है। तो यहाँ पर भी हम कौन सा मीडियम लेंगे, लीनियर मीडियम। ठीक है, बात समझ आई? ओके, तो दिस इज लीनियर मीडियम। और अगेन लीनियर मीडियम है तो यहाँ पर डी इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास, जो डी इक्वल टू होगा एप्सिलॉन इनटू ई, यानी परमिटिविटी ऑफ दिस कंडक्टर। और जो मेरे पास एच होगा या बी होगा तो बी इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास, म्यू इंटू एच आ जाएगा, जहां म्यू है वो क्या है मेरे पास, परमेबिलिटी ऑफ कंडक्टर है। तो जो पहली मैक्सवेल इक्वेशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, देखो तो दैट इज डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू कितना आ गया, रो फ्री अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। बिकॉज यहाँ पे डी की जो कितना पुट करोगे, एप्सिलॉन इंटू ई, और नॉट नहीं आएगा, कितना आएगा, खाली एप्सिलॉन आएगा। और सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगी मेरे पास, दैट इज डाइवर्जेंस ऑफ बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और जो थर्ड इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, दैट इज कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू, ये आ गया मेरे पास कितना, माइनस का डेल बी डिवाइड में कितना आ जाएगा, डेल टी आ जाएगा। और जो फोर्थ इक्वेशन हो जाएगी वो क्या आ जाएगी मेरे पास यहाँ पर, कर्ल ऑफ बी इज इक्वल टू, या फिर एच के टर्म में लिखें, कर्ल ऑफ एच इज इक्वल टू कितना आता है, जे फ्री आता है। एंड जे फ्री है ना, जे फ्री है, जे फ्री तो कितना पुट करते हैं हम, सिग्मा इंटू ई पुट कर सकते हैं। तो कितना आ गया ये, सिग्मा इंटू ई आ गया। और फिर प्लस कितना आ जाएगा, प्लस आ जाएगा मेरे पास क्या, डी की जगह ई पुट कर दो, या मेरे पास कितना आ गया एप्सिलॉन, और इंटू कितना आ गया ये डेल ई डिवाइड में कितना आ जाएगा, डेल टी आ जाएगा। ठीक है, इसी को अगर मैं बी के टर्म में लिखूंगा तो बी के टर्म में कितना आ जाएगा, ये कर्ल ऑफ बी इज इक्वल टू, और एच इक्वल टू कितना होता है, बी अपॉन म्यू। तो ये मेरे पास आ जाएगा यहाँ कितना, सिग्मा इंटू म्यू और इंटू कितना आ गया, ई आ गया, प्लस म्यू इंटू एप्सिलॉन और इंटू कितना आ गया, डेल ई डिवाइड में कितना आ जाएगा, डेल टी आ जाएगा। ठीक है, ये आप कर सकते हैं, सिंपल सा क्या है, मैथमेटिक्स है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कंडक्टर मीडियम के लिए होता क्या है, कंडक्टर के लिए क्या होती है कंडीशन, ये होती है। ओके, ओम्स लॉ को फॉलो करेगा वो, और लीनियर है तो इन दो इक्वेशन क्या करेगा, फॉलो करेगा। ठीक, तो ये क्या हो गया हमारे पास, मैक्सवेल इक्वेशन इन डिफरेंट मीडियम हो गया। अब इस टॉपिक को अलग से कराने का जो उद्देश्य था वो ये था कि जब हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन डिफरेंट मीडियम पढ़ेंगे, तो वहां पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्वेशन या वेव इक्वेशन आएगी वो इन्हीं मैक्सवेल इक्वेशन की हेल्प से हम क्या करेंगे, वहां पर प्रोसीड करेंगे। तो आपको अलग अलग मीडियम में मैक्सवेल इक्वेशन क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। तो इस टॉपिक को नोट कर लो कहीं पर कॉपी में, वैसे तो आप कर ही रहोगे सीरियल से, इसको नोट कर लो, लेकिन इसमें क्या है ना, विशेष ध्यान देना। ठीक है, ताकि आप इसको भूल ना पाएं। ठीक, उस टाइम अगर मैं बोलूं कि हमने कंडक्टर मीडियम में मैक्सवेल इक्वेशन ये होती हैं, या वैक्यूम में मैक्सवेल इक्वेशन ये होती हैं, या लीनियर आइसोट्रोपिक मीडियम में मैक्सवेल इक्वेशन ये होती है, मैं सीधे से लिख दूंगा वहां पर, लेकिन आपको वहां पर ये भाव नहीं आना चाहिए कि ये कैसे हुआ, तो ये ऐसे हुआ। ठीक है, ये सब कुछ क्या है,
जो आगे की होने वाली चीज़ें हैं उनके लिए एक प्लानिंग है। आई बात समझ। अब जो हमारा नेक्स्ट एम है वो पहला तो ये है कि एक चीज़ हमें पढ़नी है, दैट इज कंजर्वेशन लॉ। कंजर्वेशन लॉ में हमारे पास क्या आएगा, एक तो चार्ज कंजर्वेशन आएगा और एक एनर्जी कंजर्वेशन आएगा। चार्ज कंजर्वेशन के लिए हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ना पड़ेगा। एक बार हम उसको पढ़ चुके हैं, आपसे गुजारिश है आप उसको देखें, लेकिन एक बार मैं आपको कल को सेपरेटली जो कंटिन्यूटी ऑफ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है उसे क्या कराऊंगा, सॉल्व कराऊंगा, या बोलते हैं उसको ड्राइव करेंगे हम, और जो फिजिकल इंटरप्रिटेंस है उसे भी देखेंगे, और एक मजेदार चीज भी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो आएगा वो आएगा पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है और पॉइंटिंग थ्योरम क्या होती है, जो अगेन क्या है, एक इंपॉर्टेंट है, जो किसको दिखाती है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को दिखाती है। वो भी क्या होने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, और उससे कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, पॉइंटिंग वेक्टर एंड पॉइंटिंग थ्योरम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाता है कि फॉलोइंग में से पॉइंटिंग थ्योरम कौन सी है, तो इतना ज्यादा क्या है वो इंपॉर्टेंट होने वाला है, किसका, पॉइंटिंग थ्योरम का और पॉइंटिंग वेक्टर का। ओके, फिर उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट होगा वो होगा हमारे पास क्या, प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। उससे पहले कि हम वेव के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे, जो हमने 11th 12th और बीएससी फर्स्ट ईयर में जो वेव होता है ना, वेव मोशन, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि सीधे वहां कूदेंगे तो थोड़ा बहुत आपको अनकंफर्टेबल फील हो सकता है। तो आपको कंफर्ट बनाने के पहले आपको थोड़ा मैं वेव पढ़ा दूंगा कि वेव किस तरीके से मीडियम में प्रोपेगेट करती है, और उसके बाद हम कहाँ आएंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आएंगे। तो आपके लिए क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा डील करना किसके साथ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के साथ डील करना। ठीक है, तो ये क्या रहेंगे हमारे आने वाले स्टेप रहेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये चीजें या फिर इससे पहले की चीज जो हमने डिस्कस कर रखी है, कम से कम 4 लेक्चर लगा रखे हैं, उसमें हमारे पास डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होती है वो सबसे ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। ओके, तो उन सब चीजों को पढ़ते हुए हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप ऐसे सपोर्ट बनाए रखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और अपने जितने भी ग्रुप हैं आपके कॉलेज के उन सब में शेयर करिए। जो भी साइंस पढ़ रहे हैं बच्चे, कोई भी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो बीएससी में है, एमएससी में है, या फिर वो नेट की तैयारी कर रहे हैं, गेट की तैयारी कर रहे हैं, जैम की तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां साइंस आती है, जहां इलेक्ट्रोडायनेमिक्स आती है, उस व्यक्ति तक इस लेक्चर सीरीज को पहुंचाएं। और इसी में क्या होने वाला है, आपका, हमारा और उसका भला होने वाला है। तो ठीक है, फिर इतना ही आज। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तो के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।